Hi guys, today I'm going to take some time out and explain you about the new Azure technology which is Azure Bicep. I'm going to do this in Hindi so that I have a bigger audience and I can explain it to them in their own language that how it works. तो बाइसेप एक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है। ये एज्योर ने रिसेंटली रिलीज़ करी है। ये अभी भी कहीं कहीं पे प्रीव्यू स्टेज पे है, बट आई थिंक इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। मोस्टली हर जगह पे ये यूज़ होने वाली है एज्योर के अंदर, क्योंकि जो उसका सिंटैक्स है वो काफ़ी इजी है काम करने के हिसाब से कंपेयर टू जेसन। तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें आगे कि वो कैसे काम करता है, बट अगर तुम्हें एक छोटे अक्षरों में समझना हो तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है। जैसे टेराफॉर्म के थ्रू हम सर्विसेज डिप्लॉय करते हैं, वैसे बाइसेप्स के थ्रू भी हम सर्विसेज डिप्लॉय करते हैं। सबके एक प्रोज एंड कॉन्स होते हैं सारे टूल्स के, तो इसका एक ही कॉन जो मेन ये है कि ये अभी माइक्रोसॉफ्ट सेंट्रिक है। तो जो भी तुम इस पर काम करोगे वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के लिए ही होगा। इसको तुम किसी और क्लाउड सर्विस पे डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो ये एक इसका नेगेटिव है, बट इसके पॉजिटिव में कई सारे हैं। तो पॉजिटिव ये है कि जो तुम कोड लिखोगे वो कंपेरेटिवली बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होगा, बहुत छोटा होगा जेसन टेम्पलेट्स के मुकाबले। जो दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, और सबसे बड़ा नहीं पर जो फ़ायदा है वो ये है कि चाहे तुमने कोड बाइसेप में लिखा हो, तुम इस बाइसेप इसे इंटरनली वापस जेसन में ही चेंज करता है। तो अगर तुम्हें दूसरे क्लाउड में भी वो जेसन टेम्पलेट्स डिप्लॉय करने हैं तो तुम इस पर लिख लो, बाइसेप में अपना कोड लिख लो, डिप्लॉय करते वक्त उसको वापस डीकम्पाइल कर लो जेसन में, और फिर तुम जेसन को अपने बाकी एनवायरनमेंट्स में डिप्लॉय कर सकते हो। तो अगर तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल लेना हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसके कोड में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें लेफ़्ट साइड में बाइसेप का कोड है और राइट साइड में आपके जेसन टेम्पलेट्स हैं। ये ऑब्वियसली क्लियर दिख रहा है कि लेफ़्ट साइड वाला कोड कंपेरेटिवली बहुत छोटा है राइट के मुकाबले। तो ये एक अपने आप में एक अच्छी फीलिंग देता है कि हाँ, हम कम कोड लिख रहे हैं, हम इजी टू अंडरस्टैंड कोड लिख रहे हैं, हम इजी टू मेंटेन कोड लिख रहे हैं कंपेयर टू जेसन। और इसका एक और बेनिफिट है कि इसमें आप कमेंट्स कर सकते हो। तो आपको कोई कुछ मेंशन करना है स्पेसिफिकली कि मैंने ये कोड में ये चीज़ डाली है इस स्पेसिफिक पर्पस के कारण, तो कोई अगर अगला डेवलपर काम करना चाहता है तो उसको पता होनी चाहिए। तो जेसन में हमें कभी कभार ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम ये नहीं बता पाते और हमें इसके लिए एक सेपरेट डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ता है। पर बाइसेप में वो सब प्रॉब्लम्स नहीं है। बाइसेप में तुम ईज़िली ये मेंशन कर सकते हो कि मैंने ये कोड में ये इसलिए किया है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बाइसेप के साथ यही रहा है कि मेरे को इस पर कोड करने में बहुत ही आसानी रही है कंपेयर टू जेसन। मैंने जेसन में भी बहुत काम किया है, बहुत डिप्लॉयमेंट्स करे हैं, पर जब मैंने बाइसेप्स पे डिप्लॉयमेंट करने स्टार्ट करे, आई थिंक माई लाइफ वॉज मच ईजियर। अगर हम इसका आर्किटेक्चर समझना चाहते हैं तो वो इस तरह का है। अभी आप एक टेम्पलेट ऑथर हैं, तो आपने एक टेम्पलेट बनाया है बाइसेप में, बाइसेप ने उसे इंटरनली जेसन में ही चेंज किया। तो ये आप ये स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, और फिर एज एन सर्विस वो एज्योर पे डिप्लॉय कर दिया। तो ये एक सिंपल सा इसका डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है। इस पे कोड करने के लिए आप कोई भी अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी, मतलब पावर शेल हो गई, एज्योर CLI हो गई, तो जो आपको अच्छी लगे आप यूज़ कर लो। मेरे को पर्सनली एज्योर CLI पसंद है क्योंकि उसके कमांड्स छोटे रहते हैं। तो मैं जो आगे का ट्यूटोरियल रहेगा वो CLI के बेस पे दूंगा। पर CLI और पावर शेल में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, तो एटलीस्ट एक और वीडियो देख लीजिए अगर पावर शेल में कंफर्टेबल हो। बाकी कोड तो पावर शेल में भी लिख सकते हो। ये मेरा बाइसेप के ऊपर पहला वीडियो है, तो मैं बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स में नहीं जाऊँगा, बट मैं बेसिक ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। और अगर इंटरेस्ट जागता है और अगर लोग मुझे बोलते हैं कि इस पर एक एडवांस पे भी वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। अभी इसका जो डॉक्यूमेंटेशन जो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे है वो भी बहुत अच्छा है, और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव भी नहीं है कि घंटों बिताने पड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत देखो, थोड़ा बहुत कोडिंग आनी चाहिए, बाकी आप आराम से कर सकते हो। अभी एकदम से स्टार्ट होने से पहले कि कैसे कोड करना है, मैं 1-2 बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। आप ये विजुअल स्टूडियो कोड ज़रूर डाउनलोड कर लेना, हम इसके थ्रू ही मोस्टली काम करेंगे।
इस पे एक प्लगइन होता है बाइसेप करके, तो ये प्लगइन भी इंस्टॉल कर लेना, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। जब आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपको ऑटो रिकमेंड करेगा कि किस तरीके का फॉर्मेट, क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो जो आजकल एआई फीचर्स आ रहे हैं कि थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं कोड करने में, तो ये उसमें बहुत हेल्प करेगा आपकी, और एरर्स बताने में भी हेल्प करेगा। अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, देखेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है, और उसके बाद में आपको एक मेजर जो मैंने डिप्लॉयमेंट बनाया है हम वो बनाएंगे। तो अभी हम एक स्टोरेज अकाउंट को डिप्लॉय करते हैं एज्योर के ऊपर, ठीक है। कमांड लाइन जो सिंटैक्स है वो काफ़ी सिंपल है वो। तो कोई भी सर्विस को एज्योर पर डिप्लॉय करने के लिए और उसका बाइसेप कोड लिखने के लिए सबसे इजी तरीका है, सबसे पहले गूगल पे जाओ और जस्ट मेंशन करो जैसे कि स्टोरेज अकाउंट बाइसेप, तो आपको इस तरीके के लिंक्स मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स पे। तो ये एक टेम्पलेट ऑलरेडी आपको दिखा देगा कि ये बाइसेप का टेम्पलेट है, ये यूज़ कर सकते हो, और उसका कंपेरेटिवली जेसन का टेम्पलेट भी आपको उसके साथ मिल जाएगा। पर हम बाइसेप में काम कर रहे हैं तो हम बाइसेप का ही यूज़ करेंगे। वेबसाइट की एक और खास बात है जो कि ये है कि अगर आप उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ तो आपको ऑलरेडी लिखे हुए काफ़ी टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको प्राइवेट एंड पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है या फिर कोई स्टैंडर्ड स्टोरेज अकाउंट बनाना है तो वो भी सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। तो अगर जैसे कि हमें एक स्टैंडर्ड स्टोरेज अकाउंट बनाना है तो अभी मैं ये ओपन करता हूँ। इस पर जो ये main.bicep है हम इसको यूज़ करेंगे। अभी आप ये देखो, ये एक छोटा सा कोड है स्टोरेज अकाउंट बनाने के लिए। ये मैं खुद भी लिख सकता हूँ, बट क्योंकि टाइम बचाने के लिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, और ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा कि कोई भी आपको सर्विस डिप्लॉय करनी है गूगल पे जाके सर्च करिए, उसका रेलेवेंट जो भी आपको लगता है कि ये केस मेरा फुलफ़िल हो रहा है तो वो वाला लिंक ओपन करिए, उसके अंदर का जो कोड है वो आप कॉपी करके अपने नोटपैड पे पेस्ट कर लीजिए और उसके बाद उस पर चेंज करेंगे। तो अभी जैसे कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये मैंने कर दिया पेस्ट। तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो मुझे उसके बाद इसको सेव ज़रूर करना पड़ेगा, और मैं इसको अभी सेव कर देता हूँ अपने लर्निंग्स में, ठीक है। मैं इसको बोल देता हूँ स्टोरेज अकाउंट डॉट बाइसेप लगाना मत भूलना, वरना फिर वो जो विजुअल स्टूडियो है वो समझ नहीं पाएगा कि मैं किस तरीके के कोड पे काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने इस पे बाइसेप लगाया तो देखो कि वो चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। अभी हम थोड़ा सा इस प्रोग्राम को समझते हैं। जैसे मैंने बोला था कि आपको स्टार्टिंग में कि आप बाइसेप के अंदर कमेंट्स लिख सकते हो, तो ये ऐड डिस्क्रिप्शन वो चीज़ है। यहाँ पे हमने बोल दिया कि ये कमेंट है कि हम यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट टाइप डिप्लॉय करने वाले हैं। अब हम कुछ ऑडिटिंग फीचर्स भी इस पर लगा सकते हैं। जैसे कि पहला ऑडिटिंग फीचर ये है कि कुछ सेट ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर्स ही पास होने चाहिए। अब ये एक पैरामीटर है स्टोरेज अकाउंट टाइप, तो पैरामीटर्स की खासियत क्या होती है, आप इस पर कोई वैल्यू पास करते हैं, पर इस पर आप कोई भी रैंडम वैल्यू पास नहीं कर सकते। आपने बोला है कि मुझे कुछ सेट ऑफ नेम्स हैं, मुझे उसके अगेंस्ट ही मेरा पैरामीटर चाहिए। अगर तुमने इसके अलावा कुछ भी दिया तो एक एरर रेस कर देना। तो ये एक और अच्छा बेनिफिट है। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा एट अलाउड, विच मीन्स कि ये वाले वैल्यूज़ अलाउड हैं, और इसको इस पैरामीटर पे असाइन कर दिया। तो ये जो पूरा सेट बना ये एक पैरामीटर के लिए बना है कि ये पैरामीटर बताता है कि मैं स्टोरेज अकाउंट हूँ और मेरे को ये वैल्यूज़ ही ये वैल्यूज़ ही अलाउड है। ऐसे ही एक और पैरामीटर है लोकेशन, और एक और पैरामीटर है आपका स्टोरेज अकाउंट नेम। अब लोकेशन हमने क्या बोला कि जो भी हमारे रिसोर्स ग्रुप जिस भी लोकेशन पे बना हुआ है वही लोकेशन इस रिसोर्स को भी अप्लाई, इस सर्विस को भी अप्लाई कर देने का। और स्टोरेज अकाउंट नेम एक रैंडमली क्रिएट करना है हमें, तो उसके लिए इन्होंने एक नाम दिया है कि रिसोर्स, ये एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है बाइसेप का। तो आप रिसोर्स ग्रुप को कॉल कर रहे हो और उसके ऊपर एक बोल रहे हो यूनिक स्ट्रिंग, तो ये हमेशा ही यूनिक रहेगा।
और उसके बाद उसने उस पर थोड़ा सा अपेंड कर दिया है स्टोर करके। तो हम इसको जैसे चेंज कर सकते हैं, स्टोरेज अकाउंट बना लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए। स्टोरेज अकाउंट, फिर जो मेन जो पार्ट होता है वो ये पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कि रिसोर्स। और यहाँ पे सिंबॉलिक नेम है ये, कि जस्ट अगर तुम्हें मल्टीपल टाइम्स कॉल करना है तो तुम्हें पता रहेगा कि ऐसे नाम से कॉल करना है। और उसके बाद ये पास करना होता है कि तुम्हारा स्टोरेज अकाउंट का URI क्या है। अभी मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे बाइसेप्स के जो हमने एक्सटेंशन लोड किया था वो काम आता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड लगाया, तब ये बता देगा कि लेटेस्ट वर्जन ये वाला अवेलेबल है। तो ये मैंने चूज़ कर लिया। अगर तुम पहले देखोगे तो पहले कोई दूसरा था, वो 2.6 वाला था, अभी ये वाला भी अवेलेबल है, तो हम ये वाला यूज़ कर लेंगे। अभी आप नाम पे आए तो हमने ये पैरामीटराइज़ कर रखा है कि नेम ये जो हमने यहाँ पे दिया है वो कंसिडर हो जाएगा। लोकेशन हमने पैरामीटराइज़ कर रखी है, हमने उसका SKU पैरामीटराइज़ कर रखा है। आउटपुट पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस में आता है। तो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो मैं इस तरीके से हम इसको कोड को कमेंट कर सकते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ, क्योंकि हमने इसमें 3 पैरामीटर्स डिफ़ाइन करे हैं। तो या तो हम इन पैरामीटर्स को इसी प्रोग्राम में डिफ़ाइन कर सकते हैं जैसे हमने किया हुआ है, या हम इसके लिए एक पैरामीटर फाइल भी बना सकते हैं। जैसे जैसे आपका प्रोग्राम ग्रो होगा वैसे वैसे आपको पैरामीटर फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो हम इस प्रोग्राम में भी एक पैरामीटर्स फाइल यूज़ करेंगे। तो मैं एक नई फाइल पे जाऊँगा। अब मैं किसी भी एग्जिस्टिंग पैरामीटर फाइल को यूज़ करके उसका बस टेम्पलेट कॉपी कर लूँगा। तो इस केस में जैसे मैंने ये कभी बनाई थी, तो मैं इसको यूज़ करके कॉपी करके ये सारे पुराने पैरामीटर्स हटा दूँगा, सिर्फ एक रखूँगा फॉर रेफरेंस। मेरे इस प्रोग्राम में सिर्फ एक स्टोरेज अकाउंट टाइप ही ऐसा है जो कि पैरामीटराइज करने का सेंस बनता है। बाकी लोकेशन और स्टोरेज अकाउंट टाइम तो रन टाइम पे डिफ़ाइन हो रहे हैं। तो मैं इसका नाम चेंज कर दिया मैंने ये, और मैंने बोला कि मुझे जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ स्टोरेज अकाउंट तो मुझे प्रीमियम ZRS SKU चाहिए इस पर। तो ये मैंने डाल दिया इस तरीके से। अब मैं इसको सेव कर दूँगा। तो जब सेव में कर रहा हूँ इसको, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस तरीके से इसका नाम डिफ़ाइन करूँ जैसे मैंने अपनी बाइसेप फाइल को डिफ़ाइन किया था। तो स्टोरेज अकाउंट डॉट पैरामीटर्स डॉट JSON। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी मेरी बाइसेप फाइल भी बन गई है और JSON फाइल भी बन गई है। तब अब हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। क्योंकि मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं टर्मिनल यूज़ करूँगा, और अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, अगर आपने उसमें CLI इंस्टॉल कर रखा है तो वो यूज़ कर सकते हैं, वरना जो एजोर पोर्टल में ही CLI आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी ये मैकबुक में यहाँ पे कहीं है। ओके, तो पहले मुझे उस पाथ पे जाना पड़ेगा जिस पे मैंने ये फाइल बनाई है बाइसेप्स की, तो वो लर्निंग था। अब जो आपका ये प्रोग्राम है इसको रन करने के लिए एक सिंपल सी कमांड है, वो ये है। तो आप यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं कि आपको डिप्लॉयमेंट करना है रिसोर्स ग्रुप के ऊपर, फिर मेंशन करना होता है किस रिसोर्स ग्रुप पे जो आपका बाइसेप फाइल नेम है और जो पैरामीटर फाइल नेम है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं इस पर लिख देता हूँ स्टोरेज अकाउंट, इसके पैरामीटर्स नाम पे भी हमने ऐसे ही डाला था तो मैं वो डाल देता हूँ स्टोरेज अकाउंट। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल होता है नहीं होता। तो अभी देखिए ये इस रिसोर्स ग्रुप के ऊपर मैं डिप्लॉय करने वाला हूँ। अभी ये एम्प्टी है, तो लेट्स सी इफ इट इज़ रनिंग और नॉट। मैंने अपग्रेड नहीं किया था जब से, आई थिंक कोई नया अपग्रेड आया है तो वो करना पड़ेगा। तो कोड फेल हो गया है, जो कि देखा जाए तो एक अच्छी बात है, क्योंकि हमें अब इससे 2 चीज़ें समझने को मिलेंगी। पहली चीज़ कि जो अकाउंट का आपका जो नाम है वो एक स्पेसिफिक रूल्स के
थ्रू चेक होता है। अगर वो रूल मैच नहीं होगा तो आपका डिप्लॉयमेंट फेल हो जाएगा। ये हम चेक कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पे ही, माइक्रोसॉफ्ट की। तभी मैं वापस जाता हूँ स्टोरेज अकाउंट्स पे। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा नीचे, तो यहाँ पे जब पे नेम लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 3 से 24 कैरेक्टर से अलाउ करता है, और लोअर कैरेक्टर्स और नंबर्स ही अलाउ करता है। तो अभी मैं अपने अकाउंट नेम को चेंज कर दूंगा थोड़ा सा। मैं बोलूँगा जैसे स्टोरेज अकाउंट लर्निंग, और इस बार मैं रन करने से पहले एक बार अपने बाइसेप को भी अपग्रेड कर लेता हूँ। तो एजी बाइसेप अपग्रेड लिखकर, ये बहुत जल्दी हो जाता है बेसिकली, विद इन 1 मिनट और सो। तो हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू रन दैट कमांड अगेन, और उसके बाद देखते हैं कि कोई इशू आता है नहीं आता। तो अभी भी वो इशू आ रहा है। सॉरी, बिकॉज मैंने ये सेव नहीं करी। अगर ये वाइट डॉट आ रहा है तो दैट मीन्स आई हैवंट सेव दिस फाइल। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, और उसके बाद मैं फिर से एक बार रन करूँगा। अभी हमें मैसेज आया है कि जो अकाउंट नेम है ये ऑलरेडी कोई ले चुका है, तो हमें इसके लिए एक यूनिक नाम रखना पड़ेगा। तो लेट्स से स्टोरेज अकाउंट लर्निंग रचित मेरा नाम है। सो अगेन आई सेव्ड इट। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, वरना फिर बड़ा हो जाएगा। अब लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन। एक और एरर। लास्ट टाइम मैंने वो कैपिटल रख दिया था, तो इसके चक्कर में वो एरर आया था। एंड मैसेजेस में आता रहता है कि आप मैसेजेस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या एरर है। इतने मैसेजेस भी बहुत क्लियर हैं इसमें कि इस कारण से फेल हुआ है या इस कारण से फेल हुआ है, तो यू कैन ईज़िली फाइंड आउट। नाउ यू कैन सी दिस इज़ रनिंग। तो अगर मैं अब अपने अजूर पोर्टल पे अगेन वापस जाता हूँ और डिप्लॉयमेंट्स में जाता हूँ, तो मुझे दिखाई देगा कि कुछ डिप्लॉय हो रहा है नहीं हो रहा। अभी भी कुछ फेल हुआ है। आई थिंक डिप्लॉयमेंट वॉज स्टार्टेड बट कुछ फेल हुआ है। लेट्स सी क्या फेल हुआ है। इसने बोला है कि लोकेशन नॉट वैलिड। तो लोकेशन तो वैलिड है, बट आई थिंक आई नो ये इशू क्यों है। मैंने अपने पैरामीटर्स में प्रीमियम ZRS डिफ़ाइन किया था, बट आई थिंक आई शुड असाइन स्टैंडर्ड LRS देयर। तो अब एक बार ये ट्राई करके देखते हैं। ये किया मैंने। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। लेट्स सी अब क्या हमारा स्टेटस है। तो अगेन गोइंग टू द डिप्लॉयमेंट्स एंड देखो, नाउ इट हैज़ रन सक्सेसफुली। So let's go back and refresh it. Now we can see that the storage account has been created. So यहाँ पे भी अगर हम वापस जाएंगे अपने स्टूडियो कोड पे, नीचे देखते हैं, यस, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया है। ये हो गया आपका जब आप एक स्टोरेज अकाउंट को डिप्लॉय करते हैं। तो अब मैं आपको एक स्क्रिप्ट दिखाता हूँ जो कि मैंने, वो थोड़ा एडवांस में रहेगी, तो हम अभी इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बट आई कैन जस्ट शो यू हाउ यू कैन मेक ऐड मोर रिसोर्सेज और उसे कैसे फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। अगर मैं अपने इस प्रोजेक्ट पे जाता हूँ एंड ये मैंने एक डेटा प्लेटफॉर्म का डिप्लॉयमेंट बनाया है, तो इस पर आप देख सकते हैं कि मैंने कई सारे इस पर मैंने रिसोर्सेज डिप्लॉय किए हैं। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया, वर्चुअल नेटवर्क हो गया, प्राइवेट एंड पॉइंट्स हो गए, डेटा फैक्ट्री, डेटा वॉल्ट, की वॉल्ट, तो साइनएप्स। तो ये जितने भी सर्विसेज हैं मैं एक ही स्क्रिप्ट से एक बार में ही रन करता हूँ। ये जो पहला पार्ट है इसमें हम बोलते हैं कि मुझे क्या डिप्लॉय करना है क्या नहीं करना, इसलिए मैंने इसको बूल दे रखा है। तो आप वो फ्लेक्सिबिलिटी भी ऐड कर सकते हो। अभी मैंने रिसोर्सेज की जगह यहाँ पे मॉड्यूल्स कॉल किए हैं, तो इसके अंदर एक और स्क्रिप्ट कॉल हो रही है जिसमें वो रिसोर्स कॉल हो रहा है।
तो अगेन दिस इज़ ऑल एडवांस थिंग, बट आप समझ सकते हैं कि ये कितना फ्लेक्सिबल है। इसके बाद हर एक जो सर्विस डिप्लॉय हो रही है उसके अराउंड की कॉन्फ़िगरेशन और उसके अराउंड के नेटवर्किंग थिंग्स, वो सब इस स्क्रिप्ट के थ्रू डिप्लॉय होंगी। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि वो कैसा दिखाई देता है। जैसे कि ये मैंने टेस्ट एंड डेव के लिए बनाया था, वैसे ही एक और मेरे पास रिसोर्स ग्रुप है जो कि प्रोडक्शन। तो इस पर आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे रिसोर्सेज एक साथ डिप्लॉय हुए हैं। अब इसका एक और अच्छा फीचर ये है, जैसे लेट्स सी दिस वर्चुअल नेटवर्क। तो अब वर्चुअल नेटवर्क में नेटवर्किंग में जाते हैं, सॉरी नेटवर्किंग पे नहीं, प्राइवेट एंड पॉइंट्स पे। तो आप देख सकते हैं ये सारे प्राइवेट एंड पॉइंट्स बने हैं, और ये सारे प्राइवेट एंड पॉइंट्स उस स्क्रिप्ट के थ्रू ही बने हैं। पेयरिंग है दो वर्चुअल नेटवर्क के बीच की पेयरिंग, वो भी हमने बाइसेप स्क्रिप्ट के थ्रू करी है। अब हमें जैसे अभी हम कर रहे हैं प्रोडक्शन टू मैनेज, तो इसका एक आर्किटेक्चर होता है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक आर्किटेक्चर है, इसको थोड़ा सा बेसिक पे समझते हैं। आर्किटेक्चर कैसे बोलता है कि जितने भी आपके मैनेज्ड वाले रिसोर्सेज हैं, प्राइवेट एंड पॉइंट्स पर व्यू, वो उसको एक लेयर में रखो, और जितने आपके डेटा रिलेटेड और जो स्पेसिफिक जो काम करने वाले रिसोर्सेज हैं उसको एक अलग रिसोर्स ग्रुप में रखो। तो ये उस तरीके का आर्किटेक्चर है। ये एज़्योर द्वारा रिकमेंडेड भी है कि वो बोलते हैं कि तुम इस तरीके का आर्किटेक्चर रखो। ये थोड़ा थोड़ा हब एंड स्पोक जैसा होता है। अभी मैं क्या बताना चाह रहा था कि यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, जैसे डेटा फैक्ट्री है, सीक्वल है, तो ये सारे के सारे आपके प्राइवेट एंड पॉइंट्स दूसरे रिसोर्स ग्रुप में जाके डिप्लॉय मैच हुए हैं, और ये सब भी आपकी स्क्रिप्ट के द्वारा हुए हैं, और वो सिंगल स्क्रिप्ट जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जाता हूँ पेयरिंग पे, तो मैं देख सकता हूँ कि इसकी पेयरिंग कैसी हुई है। इसकी हुई है मैनेज टू प्रोडक्शन, और अभी हमने देखी थी प्रोडक्शन टू मैनेज। तो इस तरीके के सारे काम आप एक सिंगल स्क्रिप्ट में कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे लगता है इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। मैं और डिटेल में एक एडवांस्ड कोर्स भी बनाना चाहता हूँ जिसमें मॉड्यूल्स, लूपिंग, कंडीशनल और डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं बाइसेप के, व्हाट इफ करके क्या ये सब क्या करते हैं, मैं ये सब एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अगर इंटरेस्ट आता है तो ज़रूर गो थ्रू करिए, और let me know if you want me to explain something else. So thank you very much for watching this video.